हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और इस मैथमेटिक्स की जर्नी में मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपकी कोई भी दिक्कत, परेशानी या शिकायतें रही होगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड अब तक, तो वो सारी दूर हो जाएंगी। कुछ भी डाउट्स अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके दिमाग में रहते होंगे, प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो वो सब कुछ क्लियर होने लगेंगे धीरे धीरे वक्त के साथ में। और हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। क्लास 10th वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सीरियस अगर स्टूडेंट्स रहते हैं पढ़ाई को लेकर के, वो तो 10th क्लास में रहते हैं, क्योंकि उससे बाद सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे 10th क्लास में पढ़ करके अकॉर्डिंगली 11th में कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, और वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपका करियर किस तरफ जाएगा, क्या प्रोफेशन आप चुनोगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10th क्लास की मैथमेटिक्स, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट सीरियस भी लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। तो हमें भी उसी सीरियसनेस के साथ में पढ़ाई करनी है और आप निश्चिंत रहें। एक एक लाइन का लॉजिक, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपको बहुत ही कमाल तरीके से क्लियर होगा। तो 10th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर 9th और 10th दोनों क्लास की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। लिखने का पर्पस ये है कि 9th में जो भी हम पढ़ के आए हैं उनसे हम चेक करें कि क्या 10th के टॉपिक्स रिलेट कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक किस चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं, या कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से रिलेट कर रहा है, तो कितना वो वहां काम आएगा, ये बस हमें जानना है एक बार। और उसके बाद फिर हम पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स है वो शुरू कर देंगे। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 9th क्लास में मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स थे, 10th क्लास में भी आपके 15 चैप्टर्स ही हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये जो 15 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर्स बहुत सारे पढ़े हैं आपने। वो नंबर सिस्टम अब फाइनली रियल नंबर्स में बड़ा काम आने वाला है। पहले चैप्टर में बड़े काम आएगा रियल नंबर्स में। उसके बाद में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स लिंक्ड है, अगेन पॉलिनोमियल्स से, नाम भी सेम है इसमें। तो अगर आपने यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ काफी हेल्प मिलेगी आपको उससे। उसके बाद में आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड चैप्टर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम नाम से यहाँ भी चैप्टर है, 7th नंबर पे है लेकिन। तो अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ा है तो अगेन यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। ऐसे ही 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर मतलब 2 इक्वेशंस एट ए टाइम आएंगी। आपने एक इक्वेशन एट ए टाइम पढ़ी हुई है, उसके बाद अब 2 इक्वेशंस एट ए टाइम आएंगी, तो ये यहां से लिंक हो गया आपका चैप्टर। आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर चैप्टर्स आपके लिंक्ड हैं 9th में जो आपने पढ़ा है उससे। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये इतना कुछ लिंक नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, स्पेशली ये 2, और बाकी वैसे देखा जाए तो कंप्लीट, ये हल्के फुल्के काम आएंगे। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि एकदम सब कुछ इनका काम आएगा, लेकिन हल्के फुल्के थोड़े बहुत कंसेप्ट यहां पर काम आने वाले हैं इनके। बहुत ज्यादा तो इसके कह सकते हो काम आएंगे और इसके काम आएंगे, बाकी इन दोनों के बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, माइनर से, वो अपने इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में सर्किल्स एक चैप्टर है, और यहां भी आप देखोगे कि सर्किल से रिलेटेड 2 चैप्टर्स हैं। एक तो 10th नंबर है, एक 12th नंबर है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस है इसमें और इसमें, थोड़ी बहुत चीजें इसकी जरूर काम आएंगी अपने इस वाले चैप्टर में, बाकी ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है चैप्टर, इससे अलग है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन आपका 9th क्लास में भी था। कमाल की बात यह है 11th नंबर पे ही था, यहां भी 11th नंबर पे ही है। हालांकि यहां कुछ और कंस्ट्रक्ट कर रहे थे हम लोग, यहां कुछ और बनाएंगे, तो कनेक्टेड नहीं है एकदम से, लेकिन टॉपिक्स वही हैं, ऑलमोस्ट उसी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें, हीरोन्स फॉर्मूला यहां कोई काम नहीं आ रहा। एक आधा क्वेश्चन कुछ पूरी बुक में से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं इनमें से 12 चैप्टर में या ऊपर के किसी चैप्टर में, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना काम आ सकता है, तो वो उस समय अपन देख लेंगे। नहीं भी पढ़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं एकदम सेम नाम के साथ में रिपीट हो रहे हैं, उसी से आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स सेम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लास्ट के 3 एकदम सेम। आप नोटिस करोगे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें नाम भी सेम है। किस किस में? पॉलिनोमियल्स यहां भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां भी है। ये नाम पूरी तरीके से सेम नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो सेम ही है, पेयर ऑफ लगाया है केवल आगे। उसके अलावा सर्किल्स यहां है,
सरफेस एरिया ये लास्ट के 3 यहां पर है। तो बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन अगर आपने 9th क्लास में इन चैप्टर्स को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो 10th में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। इन केस अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अपन जो भी टॉपिक शुरू करेंगे पहले यही शुरू करेंगे कि 9th में हमने क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड, जो हमारे 10th में भी काम आएगा। जो जो टॉपिक्स इनसे रिलेटेड 10th में काम आएंगे चैप्टर वाइज, वो मैं उस चैप्टर में पहले बताऊंगा और उसके आगे ही शुरू करूंगा, ताकि आपको टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आए। अगर 9th में नहीं पढ़ा है या भूल गए हो तो रिवाइज हम लोग इतने अच्छे से करेंगे कि 10th क्लास में आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं फंसोगे आप। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर, लाइन से चलेंगे अपन, इसमें कोई सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं। कम से कम 5 चैप्टर्स तो लाइन से चलेंगे, उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंगली। रियल नंबर सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। 4 एक्सरसाइजेस हैं अपने पास, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब रियल नंबर्स में क्या क्या ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, किस एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा, ये मैं एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहां पर क्विक ओवरव्यू लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर बस इसी में समराइज है, एक्चुअल में यही पढ़ने वाले हैं बस अपन। 2 खास चीजें हम लोग पढ़ेंगे, 2 खास टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये सुनने में थोड़ा सा हैवी सा लगते हैं, दोनों भारी से टर्म्स हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ही नहीं पढ़ा अभी तक, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो कहां से पढ़ेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम के नाम से ही वैसे डर लगने लग जाता है, तो यहां पर तो इसका भी बड़ा सा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इतना कुछ डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको पता है, डिवाइड कैसे देते हैं 2 नंबर्स का। अगर आपको 2 नंबर्स का डिवाइड देना आता है, जो कि शायद 3rd 4th क्लास में सिखा दिया जाता है, तो डिवाइड देना अगर आपको आता है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ है ही नहीं, खत्म हो गई वो, ये समझ लो, क्लियर हो गई है तो आपको फिर, अगर डिवाइड देना आता है तो। दूसरी बात, ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि जैसे मान लो आपके पास 15 है, 15 के फैक्टर करने हैं आपको, तो सबसे पहले किसका करोगे 3, यहां आ गया 5, फिर 5 का करोगे 1, तो 15 को आपने क्या लिखा 3 into 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही पढ़ने वाले हैं एक्चुअली अपन, और कुछ है ही नहीं इसमें। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशंस हमें यहाँ पर बहुत सीखनी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन मेथड से, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज लेते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज लेंगे, वो कहां काम आती है, एप्लीकेशंस एक बार देख लेते हैं। दोनों के अलग अलग एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और यही पूरे चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ज्यादा काम आता है एचसीएफ निकालने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का भी। अपनी बुक में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं उनमें केवल 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालने को बोला हुआ है, लेकिन 2 से ज्यादा नंबर्स का भी एचसीएफ हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है ना, जो भी आप एप्लीकेशंस इस तरह के देखते हैं, प्ले स्टोर पर आप देखते होंगे एप्लीकेशन, कोई भी अगर एचसीएफ निकालने की एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन एक्चुअली ये एल्गोरिथम यूज लेती है एचसीएफ निकालने के लिए। मतलब बेस्ट मेथड है दुनिया में एचसीएफ निकालने का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग में भी यही काम आती है, मान लो अगर एचसीएफ निकालना है तो अपने को। इतना कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की। इसके बाद में काम आएगा फाइंडिंग डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 2 से डिवाइड कौन कौन नंबर हो सकते हैं, कौन कौन 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, या किस किस फॉर्मेट के दिखते हैं जो 2 से डिवाइड होंगे या इवन होंगे, ऑड होंगे। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है इस तरफ का, ये 1.1 एक्सरसाइज में है। 1.1 पूरी इसी पे बेस्ड है। एक तो आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे उसमें, और एक आपको ये डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग करेंगे। तो ये 1.1 में कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट
आपके 1.2 में तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसमें कुछ खास नहीं करना। जो आप 9th क्लास में सीख के आए हो ना, HCF और LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेकर के, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, वो हम लोग 1.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो बहुत कुछ खास नहीं है 1.2 में नया, लेकिन उसके आगे 1.3 और 1.4 में कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या? टू प्रूव इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, मतलब √2 जो नंबर है √2 वो इर्रेशनल नंबर है, क्लियर है अपने को ये बात। तो √3 इर्रेशनल नंबर है, ये भी क्लियर है अपने को। ऐसे ही √5, √7, पाई, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन कैसे प्रूव करें कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं? तो मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड प्रूव होता है वो हम लोग सीखेंगे इसमें, इसकी हेल्प लेकर के, और ये होगा 1.3 एक्सरसाइज में। 1.3 में 1.2 मैंने बता ही दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक यूज लेना है, उससे एलसीएम एचसीएम निकालेंगे, वो कुछ खास नया नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1.4 एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे? टू चेक इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉट। इसका क्या मतलब होता है? जैसे एक तो होता है आप 5 डिवाइडेड बाई 4 करो, वो होता है 1.25, पॉइंट के बाद 2 तक गया, उसके बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं जा रही वैल्यूज। लेकिन अगर आप 10/3 करते हो तो ये कितना आएगा? 3.3333। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगा, आगे तक जाएगा। 9th क्लास में अपने पढ़ा है, यहां बार लगा देते हैं अपन, जो रिपीट कर रहा होता है। तो कौन रिपीट करेगा, मतलब कौन इनफाइनाइट तक जाएगा, कौन टर्मिनेट हो जाएगा, ये पता कैसे करना है? इसकी हेल्प से ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से ही होगा, इसी का यूज आएगा। और ये हम लोग 1.4 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, 1.4 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन इसको। तो ये ओवरऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग शुरू करेंगे कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था नंबर सिस्टम में, जो यहां पर अपने काम आ सकता है। आ क्या सकता है मतलब आएगा ही। अगर आप एक एक लाइन का लॉजिक सीखना चाह रहे हो ना, तब तो आएगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ने चाह रहे हो कि भाई क्वेश्चन सामने आ गया, हमने थोड़ा बहुत इधर से पढ़ लिया हल्का फुल्का, और थोड़ा बहुत लिख दिया, और नंबर आ गए, पास होने लायक आ गए, या ठीक है 50, 60, 70% आ गए, उतना करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में लाइन बाय लाइन लॉजिक सीखना है, हर एक लाइन का क्या क्या लिखी हुई है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपने को 9th क्लास की चीजें पता होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं ले रहा, बहुत छोटी सी चीजें हैं। एक तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, ये तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। उसके अलावा प्राइम नंबर्स भी हैं वो, और कंपोजिट नंबर्स भी हैं। 2 चीजें और हैं, मैं यहां लिखना भूल गया, मैं भी लिख दूंगा। बाकी नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? कैपिटल एन से एक तो डिनोट करते हैं इसको अपन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और 1 2 3 4 5 6 जो नेचुरल नंबरिंग होती है ना 1 से शुरू होकर के, उन्हीं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि नेचुरली नंबरिंग यहीं से शुरू होती है। कोई भी चीज 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इनिशियली ऐसे ही शुरू किया था, तो इसलिए उसको नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं कि ये नेचुरल है। उसके बाद होल नंबर्स, उसमें कंप्लीटनेस लाने के लिए एक जीरो और इंट्रोड्यूस किया गया। एक बस नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में किसका फर्क है? इस जीरो का, और कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और सिर्फ जीरो और लग गया तो होल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स किसको बोले? जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे तो लेने ही हैं, ये रहे, इन सबके माइनस लगा के भी लेना है। जीरो के माइनस लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, +0 -0 कुछ नहीं होता, 0 0 होता है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है। तो इसलिए जीरो के तो नेगेटिव नहीं लगाया, बाकी सारी वैल्यूज के लिए 1 के नेगेटिव लगा के -1 लिखा है, 2 के नेगेटिव लगा के -2 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इधर जाते जाते प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो भी आपको नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं या होल नंबर्स दिख रहे हैं, वो प्लस उनके नेगेटिव्स, वो सब मिलकर के इंटीजर्स बनते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? Z से। होल नंबर्स को W से। ये तो N फॉर, यहां N दिख गया था, ये W यहां से ले लिया, लेकिन इंटीजर्स में Z लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेशनल नंबर्स, अब ये बड़ी कमाल की चीज है, मैंने लिखा ही नहीं यहां पे इसलिए कि क्या लिखे यहां पर, है ना। रेशनल नंबर्स आपने पढ़ा है कि ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, प्रोवाइडेड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स में नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया, जैसे 5/0 हो गया, तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, या कह लो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
और हम सब सिर्फ डिफाइंड वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। P पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, P कुछ भी ले लो, बस 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हो डिवाइड में। तो दो नंबर्स के डिवाइड के फॉर्मेट में अगर आ जाएगा तो उसको रेशनल नंबर्स बोलेंगे, लेकिन दो नंबर्स के डिवाइड के फॉर्मेट में तो ऐसे भी आ सकता है ना, √2 डिवाइडेड बाई 5, ये रेशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। दो नंबर्स तो ऐसे भी हो सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो P और Q भी लेने हैं ना, वो एक्चुअल में आपको इंटीजर्स ही लेने हैं और दूसरे नहीं ले सकते आप। और √2 कोई इंटीजर तो होता नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये एक छोटी सी बात ध्यान देने की है कि केवल ये बोल देना कि P बाई Q के फॉर्म में जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में तो ये भी हो गया, आपको ये बताना पड़ेगा कि P और Q इंटीजर होने चाहिए। एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और होती है, वो हम लोग 1.3 एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे, वहीं पर काम आएगी, तो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि एक चीज और क्या ऐड कर सकते हैं अपन रेशनल नंबर्स में P और Q पर रेस्ट्रिक्शन में, वो उस टाइम अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो P और Q है ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तब जो बनेगा उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे 7/11 बन गया, -2/3 बन गया, 1/7 बन गया, -4/1 बन गया, कुछ भी, मतलब ये जितने भी लिखे हुए हैं इंटीजर्स, उसके डिवाइड में 1 लगा दोगे तो रेशनल तो बन ही जाएंगे। उसके अलावा और ढेरों बनेंगे, 2/9, 5/11, 13/17, 55/43, कुछ भी बना सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बना सकते हो। इर्रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो नंबर रेशनल नहीं होते ना, वो सारे इर्रेशनल है। एक्चुअल में रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, या तो रेशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। अगर आपने सारे रेशनल समझ लिए कि क्या होते हैं, तो बचे हुए सारे इर्रेशनल है। बचे हुए कौन से? जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप, जिसमें P और Q इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बहुत सारे ढेरों इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ये भी, और ये सब इर्रेशनल आएंगे। जैसे √2 हो गया, आपने पढ़ा होगा, √5 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया। पाई आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि 22/7 दिया होता है। पाई आपको बहुत सारी बुक्स में 22/7 मिलेगा, और फिर कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है कि जब पाई 22/7 है तो फिर वो रेशनल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रेशनल नंबर्स तो उन्हीं को बोलते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में हो। 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, फिर क्यों नहीं ये रेशनल नंबर है? एक्चुअल में पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, ये केवल अप्रॉक्स इक्वल होता है 22/7 के। पाई होता है 3.1415 और ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, इनफाइनाइट तक कभी रिपीट नहीं करेगा, तो इस तरह से पाई की वैल्यू होती है। तो अप्रॉक्सीमेट 22/7 होता है। रेशनल नंबर है 22/7, लेकिन पाई रेशनल नंबर है, ये बात विशेष ध्यान देने वाली है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं, तो अभी अपन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, जितना अपने काम का है उतना ही जा रहे हैं। रियल नंबर्स, जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको देख लो, जितने इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको देख लो, वो सारे जोड़ दोगे, मिला दोगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। आर से अपन इनको डिनोट करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर सबका नोटेशन दिया है, इसका नोटेशन क्यों नहीं दिया? किससे दिखाते हैं इसको? ये क्यू ले लिया, इसको आई से दिखाएंगे क्या? नहीं, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से दिखाते हैं वैसे तो, लेकिन कहीं दिया होता नहीं है, आप लोगों के लेवल पे जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूं। ये क्यू बार लगा के दिखाते हैं इर्रेशनल नंबर्स को, बाकी इसको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है जो हमने 9th क्लास में सीखी है। इसके अलावा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स और मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसमें काम आएंगे बहुत ज्यादा। वो प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, मतलब जिनके फैक्टर नहीं कर सकते आप, प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं। जिनको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते आप, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर उसको ब्रेक नहीं कर सकते तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 5 को, तो 5 को ब्रेक नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 5 into 1 लिख सकते हो। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके फैक्टर्स करें तो वो खुद और 1 के अलावा कोई और दिखना चाहिए, तब जाकर के उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अदरवाइज प्राइम नंबर है, अगर उसके ब्रेक ही नहीं हो रहा कुछ तो प्राइम नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं उनको कंपोजिट बोलते हैं, जो नंबर्स ब्रेक नहीं होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं। इतनी सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कंपोजिट किसको? जो नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है उसको कंपोजिट बोलते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा
प्राइम नंबर्स में जो ब्रेक हो गए या दो से ज्यादा फैक्टर्स में जो ब्रेक हो गया उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जो ब्रेक नहीं हो रहा, जैसे ये ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये प्राइम नंबर है। मैं लिख भी देता हूं कि ये हो गया अपना कंपोजिट नंबर और ये हो गया अपना प्राइम नंबर। बस ये बात है सीखने वाली इसमें, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 9th क्लास का अपन ने रिवाइज कर लिया है और इससे ज्यादा अपने काम भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट हमारा है एल्गोरिदम वर्सेस लेमा। एक्चुअल में क्या है, जो पहला टॉपिक है ना, हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले भी, कि हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम के साथ ही लेमा भी एक वर्ड आएगा आगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी हमें पढ़ना है। तो इसलिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में डिफरेंस क्या है दोनों में, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मैं यहां पर एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं शांति से। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। एक बार ये भी पढ़ देते हैं। A lemma is a proven statement used for proving another statement। देखो एल्गोरिदम क्या होती है, कोई भी एक प्रॉब्लम है आपके सामने या टास्क है, मान लो। अभी तो मैं टास्क से समझा देता हूं, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए ये लिखा हुआ है फिलहाल। तो कोई भी टास्क है, आपको चाय बनाना है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हो सकता है आपके टीचर्स भी यही एग्जांपल देते होंगे क्योंकि बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हैं इससे सब लोग। चाय बनाने वाला एग्जांपल है, सबको चाय बनानी आती है। तो चाय बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टेप्स क्या होते हैं चाय बनाने के? स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आप बर्तन गैस पे रखोगे, उस पे जितना भी पानी आपको डालना है वो डालोगे, गैस ऑन करोगे, उसमें चाय पत्ती डालोगे, चाय पत्ती के बाद दूध डालोगे, उसके बाद जो भी आपको चाय मसाला डालना है, अदरक इलायची जो भी डालनी है वो डालोगे, शक्कर डालोगे, उबालोगे और फिर छान लोगे। ये कई सारे स्टेप्स बता दिए मैंने आपको। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना, ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि चाय कैसे बनाते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, ये जो मैंने स्टेप्स बताए बहुत सारे, ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं और कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है पूरी की पूरी ये, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब एक बार लेमा देख लेते हैं। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कोई एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है हमारे सामने, मतलब किसी ने प्रूव कर दिया और एक स्टेटमेंट दे दिया या एक फॉर्मूला दे दिया, ये समझ लो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, कि किसी मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला दे दिया, इसका यूज करो बाकी की और चीजें निकालने में, तो उसको लेमा बोल दिया। तो लेमा क्या है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो यहां पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखने वाले हैं, वही नेक्स्ट टॉपिक में लेने वाला हूं वैसे भी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और उसका यूज लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या कह लो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज लेंगे यहां पर। तो लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है? पहले एल्गोरिदम होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो ये एल्गोरिदम है। और लेमा क्या है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया गया है, अब आपको इसको यूज लेना है बाकी और चीजें प्रूव करने में, उसकी हेल्प लेकर के, वो लेमा होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही लेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है, मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए तो। और एक एक लाइन इसकी, एक एक शब्द अपन पढ़ेंगे और मतलब जानेंगे इसका कि क्या कहना चाह रहा है ये, एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है ये मेन जानना है अपने को। तो देखो इसने क्या बोला, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r जो है वो 0 to b है, 0 इंक्लूडेड। मैं एक बार इस पर फिर से आऊंगा क्योंकि पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि ये क्या आ गया अजीब व गरीब सा, पॉजिटिव यूनिक और इंटीजर इतने सारे दे रखे हैं, हर किसी को तो इंटीजर बोला हुआ है, ये इक्वेशन आ गई और ये तो पता ही नहीं क्या आ गया। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 25 और डिवाइड दे रहा हूं मैं उसको 3 से, ठीक है, ये डिवाइड दे रहा हूं। तो किस तरह से डिवाइड जाएगा, ये डिवाइड दोगे तो 3 8 24, बचेगा कितना, रिमाइंडर 1,
यही करते हैं अपन, बेसिक सा यही होता है डिवाइड देने का तरीका। कोई भी डिवाइड दोगे तो हो सकता है रिमाइंडर 0 बचे, हो सकता है कुछ रिमाइंडर बच जाए 0 के अलावा, लेकिन जो भी यहाँ बचेगा ये चीज क्लियर है अपने को, इससे तो छोटा ही बचेगा, क्योंकि अगर इससे बड़ा बच गया तो हमें और आगे डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड खत्म नहीं हुआ इसका मतलब, या फिर कुछ गलत किया है, तो कभी भी यहां जो बचेगा वो इससे बड़ा नहीं बच सकता, इससे बड़ा नहीं बच सकता। तो अब और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखोगे 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1, 3 इंटू 8 प्लस 1। ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है ऑलरेडी, बाकी एक बार और देख लें अपन। डिवाइड इसी तरह से देते हैं, डिवाइड दोगे तो 25 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 8 प्लस में 1, रिमाइंडर प्लस हो जाएगा लास्ट में जो बच जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 8 होता है 24 प्लस 1 25, बिल्कुल सही आ रहा है इसका मतलब। तो ये जो हमने काम किया है ना, यही कह रहा है बस यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और कुछ नहीं बोला हुआ है यहाँ पर। क्या है ध्यान से समझेंगे, और इसकी और पॉसिबिलिटीज मैं बताऊंगा अभी आपको। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए और बी, कौन कौन से, ये जो 25 है ये अपना ए है, ये जो 3 है ये अपना बी है, और जो डिवाइड देने के बाद यहां पर आया इसको कोशेंट मतलब क्यू बोलते हैं, और जो रिमाइंडर यहां पर बच रहा है उसको आर फॉर रिमाइंडर डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। इसने बोला फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, अगर ए और बी दो इंटीजर्स आपको दे रखे हैं तो फिर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूनिक वर्ड यूज लिया है इसने, क्यों लिया है अभी डिस्कस करेंगे इस पे। ये कह रहा है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स आपको दे रखे हैं ना, तो दो इंटीजर्स इसके साथ में पक्का मिलेंगे आपको Q और R, वो यूनिक होंगे, मतलब Q की वैल्यू 8 और 1 आ गई तो इसके अलावा और दूसरी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे पॉसिबल है, एक बार मैं पॉसिबिलिटीज लेके दिखाता हूं। अगर मैं लिखूं 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस में 3 इंटू 7 प्लस में 4, एक मैंने ये लिख दिया, क्या ये गलत है? 21 प्लस 4 25 सही लिखा हुआ है, गलत कहां है? तो उस हिसाब से तो यहां पर Q कितना आ रहा था 8, और यहां कितना है R 1, यहां पर Q कितना है 7 और R कितना है 4, तो ये यूनिक का हुआ। यूनिक का मतलब है इकलौती एक वैल्यू जो आ गई 8 और 1, उसके अलावा दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर आपने A और B की वैल्यू फिक्स कर रखी है तो Q और R भी फिक्स हैं। यूनिक का मतलब ये होता है दो वैल्यूज नहीं आ सकती कि एक बार तो Q की वैल्यू 8 और R की वैल्यू 1 आ गई और एक बार Q की वैल्यू 7 और R की वैल्यू 4 आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहना चाहता है। तो ये यूनिक क्यों लिखा है, जबकि ये भी सही दिख रहा है अपने को दिखने में, तो ये भी सही दिख रहा है। यूनिक इसलिए लिखा है क्योंकि Q और R इस तरह से होंगे यहां पर, जहां पर रिमाइंडर हमेशा B से छोटा ही रहेगा। रिमाइंडर हमेशा B से छोटा रहेगा, मतलब जिससे आप डिवाइड दे रहे हो उससे छोटा आना चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां कितना आ रहा है 4, डिवाइड किसका दे रहे हो 3 का, भाई 3 से बड़ा आ गया है, रूल ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, इस रूल को फॉलो करते हो, रिमाइंडर अगर आपका यहां B से छोटा आ रहा है तो 110% इकलौती Q और R की वैल्यूज आएंगे, मतलब यूनिक Q और R की वैल्यूज आएंगी, उसके अलावा दूसरी Q और R की वैल्यूज का पेयर पॉसिबल ही नहीं है। ये कहना चाह रहा है। तो दो इंटीजर्स अगर आपको A और B दे रखे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में Q और R मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, और A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हो। कैसे? ये इसी को लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा है ये तो सिंपल ही बात लिखी है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 25 को क्या लिखोगे A, 3 को क्या लिखोगे B, 8 को क्या लिखोगे Q, प्लस में 1 को क्या लिख सकते हैं R। तो एक्चुअल में A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तो होता ही है, हम लोग वैसे भी लिखते हैं, ये नहीं भी बताता तो पता ही अपने को। बस मेन जो बात यहां पर समझने वाली थी कि R जो है ना वो हमेशा B से छोटा होना चाहिए। केवल इतना हिस्सा देखो, आप इसको छोड़ दो, केवल इतना हिस्सा देखो तो R जो है B से छोटा होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर आएगा जिससे अपन डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा आना चाहिए रिमाइंडर। ये भी पता थी वैसे अपने को बात, एक छोटी सी बात और ये भी पता थी हालांकि, लेकिन इसने लिख दिया सिस्टमेटिकली कि R जो है इसको अगर सीधा करके लिखें, इसको अगर सही सीधा करके लिखें तो R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको यूं घुमा के लिख दिया मैंने, R 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आ सकता, 0 के बराबर भी आ सकता है, इसलिए इक्वल का साइन भी लगाया है यहां पर। ये यहां पर जो साइन लगाया है इक्वल का, इसका मतलब है R 0 भी हो सकता है, यहां पर नहीं लगाया क्योंकि R B के इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर यहां 3 लिखा रहेगा तो 3 1 जा 3, डिवाइड और जा रहा है,
तो खत्म कहाँ हुआ डिवाइड। फिर रिमाइंडर कभी भी 20 नहीं आ सकता, लेकिन 0 के इक्वल आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। तो ये ओवरऑल लिखा हुआ है और ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा यही काम किया है, इस वाले एग्जाम्पल में भी किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं दे देता हूं आप चाहो तो। जैसे 32 को 5 से अगर आप डिवाइड देना चाह रहे हो तो 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। रिमाइंडर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो यहां पर 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को लिखोगे 5 × 6 और प्लस में 2। तो ये हमने a = bq + r ही लिखा है एक्चुअल में, और r हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो इससे छोटा ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 0 के इक्वल भी आ सकता है। अगर यहां 30 ही लिखा रहता 32 की जगह तो रिमाइंडर 0 हो जाता। 0 भी ठीक है, 0 में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें 2-3 खास बातें ध्यान देने की थी। एक तो ये कि ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी में दिमाग नहीं लगाना अपने को। पहले से ही क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने इसलिए यहां पर मार्क किया है वापस से, क्योंकि क्वेश्चंस में इस पे एम्फेसाइज करूंगा मैं वापस से। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही एप्लीकेबल है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। दूसरी बात, क्यू और आर भी हैं इंटीजर्स ही आएंगे, हालांकि इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव ही, बाकी यूनिक होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक ये इंपॉर्टेंट बात है, तो जो ज्यादा काम आएंगी इंपॉर्टेंट बात, वो एक तो ये और एक ये वाली इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। क्वेश्चंस के रिलेटेड बोलूं तो ये दोनों बहुत ज्यादा काम आएंगी। चलो हम लोग आगे देखें अब, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने समझ लिया, अब लेमा की हेल्प से एल्गोरिथम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कंटिन्यू लगातार बने रहें, हर एक वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन का लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं और एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूं। चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।